नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। अगर आप लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको हिंदी पूरा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। तो व्याकरण में आज हम शुरू करने चल रहे हैं हिंदी वर्णमाला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर व्याकरण आप पढ़ते हैं तो शुरुआत यहीं से होता है, और अगर वर्णमाला नहीं पढ़ते हैं तो आगे व्याकरण उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वर्णमाला जो है वो सब जगह आएगा कहीं ना कहीं। अगर वर्णमाला आप नहीं जानते हैं तो आगे दिक्कत होगा। ठीक है, तो वर्णमाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए वर्णमाला देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, अक्षर, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि को देखते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि किसे कहेंगे आप? ध्वनि क्या है? ध्वनि जैसे जो कुछ भी मुंह से जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये सभी ध्वनियां हैं, सभी ध्वनि हैं। कुछ भी आप बोल रहे हैं मुंह से, क ख, जो भी साउंड आ रहा है मुंह से, सब ध्वनि है। इसी को ध्वनि कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या है? सब ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। जो भी बोलते हैं सब ध्वनि है। जो भी मुंह से आवाज निकल रही है ध्वनि है। ठीक है। अब वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि तो समझ गए, तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण भी बहुत आसान है। यही जो ध्वनि है, इसी ध्वनि को जब लिख देंगे तो इसी को वर्ण कहेंगे। ठीक है। ध्वनि को जब लिख देंगे यानी लिपिबद्ध कर देंगे तो इसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो कह सकते हैं ध्वनियों का लिखित रूप, लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। और ध्यान रखना है, वर्ण में क्या, ध्वनि जो वर्ण जो होते हैं इसका खंड नहीं किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। खंड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। खंड मतलब तोड़ना। ठीक है। ध्वनियों वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है। वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है। कोई भी वर्ण हो उसको उससे छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। यानी वर्ण जो होता है सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं आप। ठीक है। तो वर्ण जो होता है उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम लिखते हैं क, अभी तो इसमें स्वर है, अभी इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अब ये हो गया वर्ण, अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है। इसको अब नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें अब नहीं रह गया है। यहाँ नीचे हल चिन्ह अगर लग गया तो अ निकल गया इसमें से, और इससे छोटा आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है? ये वर्ण है। ठीक है। चाहे जो भी ले सकते हैं आप, च हो गया, लेकिन हल चिन्ह लगाएंगे तो वर्ण हो जाएगा। वर्ण को लिखने के लिए नीचे उसके हल चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। तो ध्वनि और वर्ण आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? वर्ण का मतलब आप समझ ही गए होंगे। क्या यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ भी आप देखिए वर्ण क्या होता है। और माला का मतलब होता है समूह। माला का मतलब क्या हो जाएगा? समूह। जैसे फूल माला होता है तो फूलों का समूह होता है। वर्णमाला होगा तो वर्णों का समूह होगा। लेकिन इसमें ध्यान देना है आपको, फूलों का समूह चाहे जैसे हो सकता है, लेकिन वर्णों का समूह चाहे जैसे नहीं हो सकता है। वर्णों का
क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, तभी वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाहे जैसे समूह अगर हम कर दें ऐसे, पहले क इज्ञ च ट अ, तो ऐसे समूह हम जुटा दें तो इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो कह सकते हैं वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित 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 तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध समूह को, यानी क्रम से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। वर्णमाला का व्यवस्था जैसे बनाया गया है वैसे रहना चाहिए। ठीक है, तभी वर्णमाला कहेंगे। और चाहे जैसे अगर समूह है तो चाहे जैसे समूह को वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं इसको पहले, और बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका प्रश्न एक भी बाहर से इसके बाहर न जाए। ठीक है, बारीकी से अगर पढ़ेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रह जाएगी। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको समझ में न आए। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। वर्ण वर्णमाला 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 को कितने भागों में बांट सकते हैं आप? मतलब वर्णमाला का विभाजन, एक तो हो जाएगा स्वर, हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एक स्वर हो जाएगा, एक हो जाएगा व्यंजन। वर्णों को दो ही भागों में, वर्णमाला को दो ही भागों में बांटा गया है। एक तो अयोगवाह होगा, जो एक अनुस्वार होगा, एक विसर्ग होगा, उसको अभी देखेंगे। लेकिन वर्णमाला को मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो स्वर स्वर का भी विभाजन कई आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें उच्चारण काल के आधार पर, यानी वर्णों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब समय कितना लगता है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, बस दो ही भेद नहीं है, दो ही भाग नहीं है इसके, अलग अलग। जैसे ये तो हो गया उच्चारण काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, और आधारों पर भी इसका विभाजन हुआ है। अगर इसको आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में तो बस यही देख रहे हैं, थोड़ा सा विभाजन देख रहे हैं और वर्डों के बारे में समझ रहे हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे किसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा। एक ही वीडियो में अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया दीर्घ। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे और दीर्घ किसे कहेंगे इसको देख लेते हैं। और स्वर कितने होते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितना? 11। कौन कौन होते हैं ये भी देख लीजिए। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी हुए आपके स्वर। और कौन से ह्रस्व होंगे, कौन से दीर्घ होते हैं इसको भी देख लीजिए। तो ह्रस्व होते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसके बाद एक आ जाएगी री। ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और जो बचे सभी, जो बच रहे हैं सभी, वो हो जाएंगे दीर्घ। तो कौन बचे? बड़ा, मतलब आ बचा, बड़ी ई बची, बड़ा ऊ बचा। इसके बाद ए, ऐ,
ओ औ। ये क्या हैं? ये सभी आपके हैं दीर्घ स्वर। ये हुए आपके ह्रस्व स्वर, ये हुए दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ में अंतर क्या है? ह्रस्व और दीर्घ में अंतर क्या है, इसको भी देख लीजिए। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय कह सकते हैं लगता है, और दीर्घ को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व का डबल समय दीर्घ में लगता है। देखिए उच्चारण करके आप देख सकते हैं, जैसे अ बोलते हैं, जैसे अ बोल करके रुक जाते हैं, लेकिन आ जब बोलते हैं तो इसमें रुकते नहीं हैं। जैसे आ में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए इसको दीर्घ कहते हैं, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। छोटी ई बोलते हैं ई, और बड़ी ई को ई, बड़ी ई में ज्यादा रुकते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा क्यों इसको एक मात्रा वाला वर्ण कहते हैं, क्यों इसको 2 मात्रा कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। ह्रस्व और दीर्घ समझ में आया होगा। अब व्यंजन का विभाजन कर लेते हैं। व्यंजन को कितने भागों में बांटते हैं तो देख लेते हैं। व्यंजन को व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन। एक तो होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, इसी का नाम है स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहो चाहे स्पर्श व्यंजन, एक ही मतलब हुआ। ठीक है, एक भाग ये हो गया इसका, और दूसरा हो जाता है इसका अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ हो गया दूसरा, और तीसरा हो जाता है ऊष्म। तीसरा क्या हो जाता है? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन हो जाता है तीसरा। यही 3 भाग हैं व्यंजन के। तो वर्गीय व्यंजन में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। वर्गीय व्यंजन में आते हैं क से लेकर के म तक जो हैं वर्गीय व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ख, स, ख, स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। आपको समझ में आया होगा। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको तो आप सुन रहे होंगे। ठीक है, तो बस इतना था इस वीडियो में। फिर इसके आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।